हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मृदा अपरदन क्या है, भू निम्नीकरण के कौन कौन से कारण हैं, मृदा को किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है तथा मिट्टी कितने प्रकार की होती है, इस सारे फैक्ट के बारे में इस पूरे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से आप देखिए। चलिए बात करते हैं मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है जो मोटे, मध्यम, बारीक और कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं या मृदा कहते हैं। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है और जो क्या होती है, मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों से जो बनती है, उसी को हम मृदा कहते हैं। अब मृदा भू निम्नीकरण के कौन कौन से कारण हैं, यानी कि मृदा को की जो क्वालिटी गिरती है वो किस कारण से उसकी क्वालिटी खत्म होती है, उसका निम्नीकरण कैसे होता है। तो पहला पॉइंट आता है खनन। जब अत्यधिक मात्रा में किसी स्थान पर खनन कार्य किया जाता है, जैसे बालू निकालना, कोयला निकालना, मिट्टी खोदना, तो उस जगह की जो मिट्टी होती है पूरी तरह से बंजर हो जाती है और खनन के कारण क्या होता है, वहाँ का एरिया पूरा उस जगह की मिट्टी बेकार हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। दूसरी चीज आती है अधिचारण। अधिचारण मतलब ओवर ग्रेजिंग। जब अत्यधिक मात्रा में जानवरों को, कैटल्स को हम जब किसी विशेष क्षेत्र में ले जाते हैं और वहाँ पर जानवर घास को चरते हैं, तो उनके जो पैर होते हैं, उनके पैर के खुर से जमीन की ऊपरी सतह कट जाती है और जब पानी बरसता है या हवा के कारण मिट्टी वहां से उड़ करके वहां से उसका क्षरण होता रहता है और ऊपरी परत उसकी बह जाती है। दूसरा होता है अति सिंचाई। जब अत्यधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है तो जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं, जो बार बार सिंचाई करने से मिट्टी की ऊपरी सतह में, परत में जम जाते हैं और मिट्टी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, ऊसर हो जाती है, लवण की मात्रा बढ़ जाती है। औद्योगिक प्रदूषण की अगर बात करें तो जो उद्योगों का कचरा है, केमिकल्स हैं, अवशिष्ट पदार्थ हैं विभिन्न प्रकार के, वो जाकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। अगला पॉइंट आता है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब वनों को काटना। जब अत्यधिक मात्रा में वनों की कटाई की जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी की जो पकड़ है, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं मिट्टी को पकड़े रहती हैं, तो वो पकड़ ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण मिट्टी जब बारिश होती है उसके कारण बह करके उसका क्षरण होने लगता है, जिसके कारण मिट्टी का जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है, उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं, इतने ढेर सारे भू निम्नीकरण के कारण हैं, तो कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा मिट्टी की क्वालिटी को हम बनाए रखें, उसके क्षरण को रोका जा सके। तो पहला है वनारोपण। वनों को अत्यधिक मात्रा में लगाया जाए, जिससे क्या होता है, मिट्टी की जो पकड़ है, जो मिट्टी को उसकी जड़ें, पेड़ों की जड़ें पकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी की जो अपरदन प्रक्रिया है वो रुकती है। तो वनों तथा ये वन जो है वर्षा को लाने में भी सहायक होते हैं। जो भूजल, ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी बना रहता है। तो वनारोपण के द्वारा मिट्टी को संरक्षित किया जा सकता है। पशुचारण पर नियंत्रण। जो ओवर ग्रेजिंग है, पशुओं को खुला छोड़कर, ऐसे जानवर को जमीन पर छोड़कर चारण किया जाता है, चराई उनकी खेतों स्थानों की या पृथ्वी जो खेत है या कोई मैदान है उसका जो चारण किया जाता है, तो उस चारण पर नियंत्रण किया जाए तो मिट्टी की क्वालिटी को बनाया जा सकता है, उसका संरक्षण किया जा सकता है। रक्षक मेखला मतलब जो बांध या मेड़बंदी कराकर, खेतों के चारों ओर मेड़बंदी कराकर या मैदानों के चारों ओर मेड़बंदी करा करके इस भूमि को संरक्षित किया जा सकता है। औद्योगिक जल का परिष्करण। जो उद्योगों से निकला हुआ जल है, उस जल को क्या किया जाए, उस जल को परिष्कृत किया जाए। जो केमिकल्स हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, प्लास्टिक्स हैं, तो उस सब का क्या परिष्करण करके, प्योरीफाई करके जल को मिट्टी में छोड़ा जाए, जिससे मिट्टी की क्वालिटी को बचाया जा सके। तो ये कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा मिट्टी का, भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। अब बात करते हैं मृदा के प्रकार। तो मृदा कितने प्रकार की होती है, तो चलिए यहाँ पर मैं 6 प्रकार की मृदा का डिस्कस आपके साथ करूंगा। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। तो पहला होता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। 45% क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है भारत में। पोटास की बहुलता होती है इसमें। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा ये लाए गए मिट्टी से निर्मित ये क्षेत्र है।
ये जलोढ़ मृदा का। रेत सिल्ट मृत्तिका के विभिन्न अवयव इसमें पाए जाते हैं। रेत पाई जाती है, सिल्ट पाती है, और मृत्तिका के विभिन्न अवयव इसमें पाए जाते हैं। ये जो जलोढ़ मृदा होती है दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ जो कि नदियों से, नदी के तटों से दूर पाई जाती है, जिसमें उर्वरा शक्ति नवीन जलोढ़ की तुलना में कम होती है, और जिसे हम बागर कहते हैं, बागर। तथा नवीन जलोढ़ मृदा जो नई जलोढ़ मृदा है जिसे खादर कहते हैं, ये नदी के तटों के किनारे पाई जाती है। प्रतिवर्ष इसका नवीकरण होता रहता है, इसका नवीनीकरण होता रहता है। अत्यंत उपजाऊ होती है खादर मृदा, अत्यंत उपजाऊ। ये जलोढ़ मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है, गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी। वैसे इसमें हर प्रकार की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। चलिए, काली मृदा की अगर बात करें तो काली मृदा जो कि काले रंग की होती है, इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा को ही जुताई वाली मृदा या सेल्फ प्लोड मृदा भी कहते हैं। टिटेनिक फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की इसमें उपस्थिति होती है। बेसाल चट्टानों के टूटने से इनका निर्माण होता है। आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की इसमें बहुलता पाई जाती है तथा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र क्षेत्र यानी गुजरात का क्षेत्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में ये मृदा देखने को मिलती है। तो चलिए, ये हो गई काली मृदा। बात करते हैं लाल एवं पीली मृदा। जो लाल और पीली मिट्टी होती है, इसमें लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है या पीला होता है, कहीं कहीं पीला रंग देखने को भी मिलता है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। चूने के इस्तेमाल द्वारा उर्वरता में वृद्धि की जा सकती है। चूने का इस्तेमाल करके इसकी फर्टिलिटी बढ़ाई जा सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गंगा की मैदान व गारो खासी जयंतियां पहाड़ियों में पाई जाती है। जो गारो खासी जयंतियां हैं, ये मेघालय तथा असम में फैली हुई ये पहाड़ियां हैं, जहां पर ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में भी ये लाल पीली मृदा पाई जाती है। यानी आप देखें कि जो गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां हैं, जहां पर क्या है, मौसिल राम एक स्थान है जहां स्थित है, जहां पर मानसून जब पहुंचता है तो वहां पर अत्यंत मात्रा में बारिश होती है। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है, मौसिल राम। तो ये गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों में भी लाल पीली मृदा पाई जाती है। बात करते हैं लेटेराइट मृदा की। तो जो लेटेराइट मृदा है, इसका ये क्या होती है, उच्च तापमान व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, वहां पर बनती है मृदा। भारी वर्षा से अत्यधिक इसका निच्छालन होता है, अत्यंत मात्रा में यहाँ पर इसका निच्छालन होता है। चाय व काजू के लिए ये मृदा उपयुक्त होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है लेटेराइट मृदा। बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। तो मरुस्थलीय मृदा, ये रंग इसका लाल होता है, लाल भूरा रंग इसका होता है। रेतीली व लवणीय होती है ये मृदा। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण वाष्पन की दर अत्यंत मात्रा में होती है। ह्यूमस व नमी की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है। राजस्थान का एरिया यही मृदा राजस्थान के एरिया में पाई जाती है, लेकिन इसमें उचित सिंचाई व प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर उपजाऊ किया जा सकता है। इस क्षेत्र को, इस मिट्टी को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। वन मृदा की अगर बात करें तो वनीय क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसका बदलाव होता रहता है। जैसे पर्वतीय पर्यावरण है, जिस तरह से पर्वतीय पर्यावरण चेंज होता रहता है, तो इसका भी गठन वैसे ही चेंज होता रहता है। नदी घाटियों में जो ये मृदा पाई जाती है, नदी की घाटियां हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां पर ये मृदा दोमट व सिल्टदार मृदा पाई जाती है। इसमें अधिशिलक व ह्यूमस की मात्रा इसमें बहुत कम पाई जाती है। तो दोस्तों, ये हो गया मिट्टियों के प्रकार की बातें हो गई। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा की कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। यानी जब मिट्टी कटती है और वो बह करके दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसी को हम कहते हैं मृदा अपरदन। और नालिकाएं क्या होती हैं, जैसे कि कोई पानी बरसता है, कहीं पर पानी बरसता है, पानी बरस करके और बड़ी बड़ी नालियों के रूप में गड्ढे बनाते हुए जब आगे निकल जाते हैं, यानी बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदा को काटते हुए जब वाहिकाएं बनाता है, नालियां बनाता है, तो ऐसी जो नालियां बन जाती हैं उन्हीं को हम अवनालिका कहते हैं। अगर बात किया जाए कि ये सबसे ज़्यादा मालवा क्षेत्र में जो चंबल बेसिन है, उस चंबल बेसिन में बड़ी बड़ी अवनालिकाएं देखने को मिलती हैं।
उत्खाद क्या होता है? उत्खाद वो भूमि होती है जो ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, जो अवनालिका बन जाती है और जो ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, जिसको जुताई करना आसान नहीं होता है, तो उसी को हम कहते हैं उत्खाद। ऐसे क्षेत्र आपको चंबल बेसिन में देखने को, खड्डे के रूप में देखने को मिल जाएंगे। पवन अपरदन क्या होता है? पवन द्वारा मैदान व ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। पवन अपरदन जैसे नदियों के द्वारा या बारिश के द्वारा, वर्षा के द्वारा जो अपरदन होता है उसे जल अपरदन कहेंगे, लेकिन जब हवा के द्वारा या पवन के द्वारा मिट्टी उड़ा ली जाती है, ज़्यादातर क्षेत्रों में बलुई मिट्टी होती है, उस क्षेत्र में ये पवन अपरदन अत्यधिक देखने को मिलता है। तो इसको भी पेड़ लगाकर या मेड़ बना करके इसको भी रोका जा सकता है। कुछ पर्यावरणीय आंदोलन हुए हैं जिनको आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए, पहला आंदोलन हुआ खेजड़ी आंदोलन, जो कि 1700 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। खेजड़ी आंदोलन 1700 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। चिपको आंदोलन जो कि 1973 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन क्या है कि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पेड़ों को संरक्षित करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों से लिपट जाते थे और पेड़ों को काटने से रोकते थे, तो इसी को कहा गया चिपको आंदोलन। 1973 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में शुरू हुआ। साइलेंट वैली आंदोलन कब हुआ? 1978 ईस्वी में। केरल में साइलेंट वैली है, वहीं पर यह आंदोलन साइलेंट वैली आंदोलन शुरू हुआ। अपिक्को आंदोलन जो कि 1983 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था, और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1950 ईस्वी में गुजरात में हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यावरणीय आंदोलन थे जिसको आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।